किसान आंदोलन के असर का सामना कर रही भाजपा के सामने छात्रों का आंदोलन एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। प्रदेश विज्ञापनों के माध्यम से विकास के दावे करने में योगी आदित्यनाथ ने पानी की तरह पैसा खर्च किया, लेकिन आज नौजवान सरकार के दावों को स्वीकार नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल को समझौते के लिए बुलाने का साफ अर्थ ये निकाला जा रहा है कि भाजपा स्वयं मान रही है कि वो कमजोर पड़ रही है। जयंत चौधरी का भगवा पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से पहले ही अयोध्या, मथुरा और काशी के नाम पर भगवा पार्टी ने ध्रुवीकरण की योजना बनाना शुरू कर दी थी। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने भाजपा के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। ग्रामीण संकट, महिला उत्पीड़न से लेकर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल को घेर लिया है। देश में महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल अचानक बदला जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। इससे साफ संदेश गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर गैर यादव ओबीसी वोटों पर भी है। भाजपा के नेता ओपी राजभर की 4% राजभर समाज के वोटों पर अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव 2017 में वो भाजपा के साथ थे और भाजपा का गठबंधन भाजपा के लिए पूर्वांचल में पहला झटका था। उधर किसान आंदोलन ने भाजपा को पश्चिम में कमजोर कर दिया। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले 2013 में मुजफ्फरनगर शामली में हुए सांप्रदायिक दंगों ने वहां जाट मुस्लिम को धर्म के आधार पर बांट दिया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ। इन दंगों के बाद से राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व खतरे में था, लेकिन विवादास्पद कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन ने जाट मुस्लिम को एक बार फिर करीब ला दिया। अब माना यह जा रहा है कि 7-8 साल के बाद पश्चिम में धर्म नहीं बल्कि ग्रामीण संकट पर चुनाव होगा। विपक्ष के वोटों का बिखराव रोकने और भाजपा को शिकस्त देने के लिए सपा और रालोद ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि जाट, रालोद और मुस्लिम सपा के परंपरागत समर्थक रहे हैं। पश्चिम में चुनाव के नतीजों में इन दोनों की अहम भूमिका रहती है। इन दोनों गठबंधन के बाद अयोध्या, काशी और मथुरा के नाम राजनीति कर रही भाजपा को भी संकट नजर आने लगा, जबकि अभी तक भाजपा सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए सांप्रदायिकता को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रही थी। भाजपा के लिए सांप्रदायिकता के अलावा विपक्ष का बिखराव भी फायदेमंद था, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई कद्दावर नेताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया। गैर यादव वोटों, विशेषकर मौर्य समाज में पकड़ रखने वाले मौर्य भी सपा में शामिल हो गए, जिसके बाद चुनाव की तस्वीर और बदलने लगी। इसके अलावा भगवा खेमे को एक और झटका तब लगा जब उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भी सपा में शामिल हुई। भाजपा कैराना से हिंदू पलायन, धर्म परिवर्तन, विश्वनाथ कॉरिडोर, औरंगजेब और शिवाजी जैसे मुद्दे उठाकर बहुसंख्यक हिंदू समाज को गोलबंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेजी से ओबीसी नेताओं के सपा में पलायन ने चुनाव की हवा सांप्रदायिकता से मंडल कमंडल की तरफ पलट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव 80 बनाम 20 का है। माना जा रहा है उनका इशारा साफ था, 80% हिंदुओं बनाम 20% मुसलमान, लेकिन विपक्ष ने फौरन इसे पलटवार किया और कहा कि चुनाव 85 बनाम 15 का है, यानी पिछड़ा बनाम अगड़ा। क्योंकि अभी तक प्रदेश में हुए चुनावों के विश्लेषण से यह मालूम होता है कि सांप्रदायिकता भगवा पार्टी का ट्रम्प कार्ड रहा है, लेकिन पिछड़ा बनाम अगड़ा की हवा में उसका ये कार्ड काम नहीं करता। उधर कांग्रेस ने महिला मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल को घेर लिया। कांग्रेस की महासचिव लगातार महिला सुरक्षा को लेकर आक्रामक है। प्रियंका ने 40% महिलाओं के टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश करी कि योगी सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ है और उनकी आवाज को सुना भी नहीं गया। उन्नाव और हाथरस की घटनाओं में सरकार द्वारा कार्रवाई में देरी और उससे पीड़ित को हुए कष्ट को कांग्रेस अपने प्रचार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ में उठा रही है। कांग्रेस ने उन्नाव कांड की पीड़िता को टिकट भी दिया है, जिससे एक बार फिर चुनावों में महिला उत्पीड़न का मुद्दा चर्चा में है। इस तरह भाजपा महिलाओं के प्रति दिखाई गई उदासीनता के मुद्दे पर भी घिर रही है। हाल ही में प्रयागराज में रेलवे भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी सरकार को महंगा पड़ सकता है। भी विपक्षी दलों जो पहले से ही योगी सरकार को रोजगार पर घेर रहे थे और अब एक साथ छात्रों के पक्ष में खड़े हो गए। भाजपा सरकार से इस्तीफा देकर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। मौर्य का कहना है, एक तरफ आरक्षण की अनदेखी हो रही है, दूसरी तरफ नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरा है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है, अगर सरकार नौकरी दे नहीं सकती तो विज्ञापन क्यों निकालती है। वहीं छात्र भी सरकार के विरुद्ध गोलबंद हो रहे हैं। उनका कहना है, हमको फ्री का राशन नहीं, सम्मानजनक नौकरी चाहिए। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में भी आवारा पशु, बिजली की कीमतें और एमएसपी के चारों तरफ चुनाव घूमता हुआ दिख रहा है। अवध के तराई वाले इलाके में लखीमपुर की घटना भाजपा के सांप्रदायिकता पर भारी है। किसान, पत्रकार और कुछ अन्य लोगों की हत्या की कथित साजिश में केंद्र के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आने के बाद भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होने से किसान बेहद नाराज है। विपक्ष लखीमपुर कांड का समय समय पर जिक्र करके इस नाराजगी को खत्म भी नहीं होने दे रहा है। राजनीति के जानकार भी मानते कि भाजपा इस बार हिंदुत्व को राजनीति के केंद्र में लाने में सफल नहीं हो पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार मुदित माथुर कहते हैं, इस बार चुनाव महंगाई, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर होता दिख रहा है। मथुरा के अनुसार भाजपा की सांप्रदायिकता विपक्ष द्वारा ओबीसी समाज की गोलबंदी और जनमानस से जुड़े मुद्दों के आगे कमजोर हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाली राजनीतिक विश्लेषक शहिरा नईम मानती है, हिंदुत्व की राजनीति जो बहुत तेजी से उभर रही है, उनका पतन शुरू हो गया है। शहिरा कहती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष को लगातार बेरोजगारी, महंगाई और योगी सरकार कोविड-19 प्रबंधन पर बात करना रहना होगा, वरना भाजपा मौका मिलते ही हिंदुत्व का मुद्दा दोबारा उभार देगी। फिलहाल विपक्ष चुनावों में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे के सामने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की पीड़न, बिजली की कीमतें और ग्रामीण संकट को मुद्दा बनाने में सफल रहा। इन चुनावों में विपक्ष 2014 से भाजपा के साथ खड़े गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को भगवा खेलने से बाहर निकालने का प्रयास भी कर रहा है। अगर विपक्ष इसे सफल होता है तो न सिर्फ 10 मार्च के नतीजों पर इसका असर दिखेगा, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक और विशेषकर 2024 के आम चुनावों में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों का असर देखने को मिलेगा।